हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम सभी ने पिछले वीडियो में क्या देखा था कि डाल्टन लॉ आखिर है क्या, उसके दोनों रूल को जानेंगे थे, उसके मैथमेटिकल रिप्रेजेंट को जाने थे कि आखिर मैथमेटिकल रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। उसके बाद उसके डेरिवेशन को मैंने बोला था कि उसके डेरिवेशन को अगले वीडियो में बताऊँगा, और इसके डेरिवेशन के बाद मैं ग्राहम्स लॉ को बताऊँगा कि आखिर ग्राहम्स लॉ आखिर है क्या। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि डेरिवेशन आखिर डाल्टन्स लॉ का डेरिवेशन आखिर कैसे किया जाता है, कैसे उसे डिराइव किया जाता है। तो हम सभी ने क्या देखा था सबसे पहले हम सभी मान लेते हैं कि कोई तीन गैस है, लेट थ्री गैस ए बी और सी, ये तीन गैस है, ठीक है। कोई मिक्सर में, इन ए मिक्सर, एक मिक्सर में थ्री गैस है, ठीक है। तो हम सभी ने फॉर्मूला क्या देखा था डाल्टन लॉ का कि पीटी है, यानी कि टोटल पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी, ये हम सभी ने देखा था। तो इसे हम सभी ने आइडियल गैस में क्या फॉर्मूला देखे थे कि पी ए पार्शियल प्रेशर क्या होता है, एन इंटू आर टी अपॉन वी, हम सभी ने देखे थे। तो यहाँ पे N1 हो जाएगा और यहाँ पे N2 हो जाएगा, आर इंटू टी अपॉन वी प्लस N2 आर टी अपॉन वी। ओके, तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर क्या हो गया, यहाँ पे आर टी अपॉन वी को कॉमन ले सकते हैं, आर टी अपॉन वी, ठीक है। N1 प्लस N2 प्लस N3, ठीक है। यहाँ पे हम कॉमन ले लिया। अब चलिए यहाँ पे तो हम सभी ने देख लिया, ठीक है। तो अब देखते हैं कि N1 यानी कि PA के लिए आखिर क्या होगा। तो यहाँ पे PA अपॉन PT, ठीक है, इसको टू PA, यहाँ पे PA लगा है, यानी कि इसको, इस फॉर्मूला को लिखना होगा, ठीक है। इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एन ए अपॉन एन ए प्लस, यहाँ पे N1 भी लिख सकते हैं, ठीक है, और Na भी लिख सकते हैं, ठीक है। N1 हो गया, N2 प्लस N3, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, आर टी अपॉन वी, ठीक है। तो यहाँ पे हम सभी ने इसे भी मल्टीप्लाई करना है, ठीक। तो ये ऊपर इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इंटू वी अपॉन आर टी, ओके। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इससे ये कट जा रहा है और इससे ये कट जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कट गया, तो इससे फॉर्मूला क्या मिल रहा है, पी ए अपॉन पी टी इजकल्स टू, हम सभी ने डाल्टन लॉ में एन ए N1 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3 को क्या माना थे कि जो मोल फ्रैक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर आप सभी ने देख लिया, और इससे Na यानी कि पी ए अपॉन पी टी, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ ए अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ टोटल पार्शियल प्रेशर को क्या मान सकते हैं, P1, ठीक है, अपॉन इक्वल्स टू के। तो ये हो गया डेरिवेशन, ठीक है। यहाँ पे आप सभी ने देख लिया कि डेरिवेशन कैसे किया जाता है डाल्टन्स लॉ को, ठीक है। तो चलिए डाल्टन लॉ का डेरिवेशन को तो आप सभी ने देख लिया कि आखिर होता क्या है, कैसे किया जाता है। तो अब देखते हैं ग्राहम्स लॉ आखिर है क्या, उसमें क्या रूल बोलता है, उसके बारे में देखते हैं।
तो चलिए अब देखते हैं ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। आप सभी यहाँ पर डिफ्यूजन वर्ड देख रहे होंगे। डिफ्यूजन आखिर होता क्या है? डिफ्यूजन इंटरमिक्सिंग ऑफ गैसेस। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? इंटरमिक्सिंग ऑफ गैस इज कॉल्ड डिफ्यूजन, यानी कि गैस के इंटरमिक्सिंग को डिफ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, तो डिफ्यूजन ग्राहम्स डिफ्यूजन का भी एक पार्ट होता है इफ्यूजन। ठीक है, तो कंफ्यूजन पड़ गए ना कि आखिर ये डिफ्यूजन तो समझ गया कि आखिर डिफ्यूजन है क्या, लेकिन ये इफ्यूजन क्या है? तो चलिए बता देता हूं आपको इफ्यूजन आखिर है क्या। इट इज ए स्पेशल केस, ये डिफ्यूजन का ही एक पार्ट है। ठीक है, तो यहां पे क्या लिख सकते हैं? इट इज ए स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है, इन विच gas is passes through a small hole। ठीक है, तो यहां पे इफ्यूजन क्या बोल रहा है? इन स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन, यानी कि डिफ्यूजन का ही एक स्पेशल केस है इफ्यूजन। और यह होता क्या है? इन विच गैस, इसमें गैस इज पासिंग थ्रू ए स्मॉल होल। जब कोई कंटेनर में गैस रखा हो और उसके कोई स्मॉल छोटे से होल से जब गैस पास कर रहा है यानी लीकेज हो, तब उसे बोलते हैं इफ्यूजन। ठीक है, तो यहाँ पे इफ्यूजन से क्लियर हो गया कि आखिर इफ्यूजन है क्या। ठीक है, तो चलिए इफ्यूजन के बारे में आप सभी ने तो जान लिया। अब ग्राहम्स लॉ के बारे में जानते हैं कि ग्राहम्स लॉ आखिर है क्या, उसके रूल क्या है। चलिए देखते हैं ग्राहम्स लॉ को। तो चलिए देखते हैं अब ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन का रूल। अकॉर्डिंग टू ग्राहम, Graham's law, rate of diffusion of gas is inversely proportional to proportional inversely proportional to root of its molar mass और डेंसिटी। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है? ग्राहम लॉ के अकॉर्डिंग रेट ऑफ डिफ्यूजन, यानी कि डिफ्यूजन का जो रेट कितनी दर से हो रहा है वह डिपेंड करता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ मोलर मास पे भी डिपेंड कर सकता है और डेंसिटी पे डिपेंड कर सकता है। ठीक है, तो ये इक्वेशन के रूप में क्या बोलता है? आर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d, डी डेंसिटी है। ठीक है, एक और क्या होता है? आर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू m, और एक और क्या है? आर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू p/√m। ठीक है, तो यहाँ पे 3 लॉ बन सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या देखें कि ये आर क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, रेट ऑफ डिफ्यूजन है, और डी डेंसिटी है, ए मोलर मास है,
और ये पार्शियल प्रेशर है और m मोलर मास। ठीक है, यहाँ पे 3 लॉ हम सभी ने देख लिए ग्राम्स लॉ के बारे में कि आखिर कैसे चेंज होता है। तो चलिए अब देखते हैं कि ग्राहम्स लॉ का आगे का रूल क्या है, उसके कुछ और पॉइंट्स को देखते हैं। ग्राहम लॉ के आगे के रूल को देखते हैं। चलिए देखते हैं ग्राहम के लॉ को आगे। तो हम सभी ने क्या देखा यहाँ पे रूल कि आर इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√d, यानी कि 1/रूट डेंसिटी। ठीक है, और यहाँ पे आर इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/रूट मोलर मास। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, आर इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अपॉन मोलर मास ऑफ गैस। ठीक है, तो यहाँ पे आप सभी ने डी, एम और पी का वैल्यू जान लिए। तो अब आर का वैल्यू देखते हैं, आर ऐसे कैसे आता है, आर के मान को निकालते हैं। ठीक है, आर मैंने क्या बताया था, आर एक रेट ऑफ डिफ्यूजन है। ठीक, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन कैसे आता है वो देख लेते हैं। रेट ऑफ डिफ्यूजन वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज्ड। ठीक, अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, तो यहां पे क्या बोला गया कि वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज्ड, यानी कि जो गैस डिफ्यूज्ड हुआ है उसका वॉल्यूम और कितने समय में डिफ्यूज हुआ है उसका टाइम। ठीक है, तो ये इस तरीके से निकाल सकते हैं। और एक और तरीका है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस डिफ्यूज, यानी कि नंबर ऑफ मोल के द्वारा निकाला जा सकता है। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस डिफ्यूज अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, तो यहाँ पे 2 तरीके हो गए और एक और तरीका है जो मैं अभी बता दे रहा हूँ। पहले इसे देख लेते कि ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस डिफ्यूज, यानी कि कितने मोल्स गैस का कितना मोल डिफ्यूज्ड हुआ है और कितना समय लगा है। ठीक है, इस तरीके से भी निकाला जा सकता है और इस तरीके से भी निकाला जा सकता है रेट ऑफ डिफ्यूजन को। ठीक है, और एक और तरीका है डिस्टेंस ट्रेवल बाई डिफ्यूज्ड गैस मॉलिक्यूल। ठीक है, उसे भी मैं लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल बाई डिफ्यूज्ड गैस मॉलिक्यूल, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गैस मॉलिक्यूल के द्वारा, डिफ्यूज्ड गैस मॉलिक्यूल के द्वारा, और अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, तो यहाँ पे रेट ऑफ डिफ्यूजन कैसे निकाला जा सकता है, 3 तरीका मैंने बता दिया आपको। ठीक है, उसे शॉर्टकट में लिख लेते हैं। फर्स्ट है क्या, V अपॉन टी, यानी कि वॉल्यूम अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, और दूसरा मैंने क्या बताया था, ए नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, और थर्ड मैंने क्या बताया है, D अपॉन टी। यहाँ पे क्या है, D डिस्टेंस ट्रेवल बाई डिफ्यूज्ड गैस अपॉन टाइम टेकन। मैंने 3 लॉ मैंने बता दिया आपको रेट ऑफ डिफ्यूजन निकालने का। तो चलिए देखते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन आखिर कैसे निकाला जाता है। यहाँ पे हम सभी ने क्या देखा था, ये 3 फॉर्मूला हम सभी ने देखा था। ठीक है, तो अब चलिए रेट ऑफ डिफ्यूजन देखते हैं कि आखिर कैसे निकाला जाता है। मान लीजिए कोई 2 गैस है। ठीक है, 4 गैस A और B। ठीक है, 2 गैस, एक गैस A और एक गैस B है। तो इसका रेशियो ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन कैसे निकालेंगे, तो चलिए देखते हैं रेशियो ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन निकालते कैसे। मान लेते हैं सबसे पहले R के लिए रेट ऑफ डिफ्यूजन, पहले मैं इस फॉर्मूला, इस रूल से मैं रेट ऑफ डिफ्यूजन निकालता हूँ सबसे पहले। ठीक है, तो RA अपॉन RB।
ठीक है, रेट ऑफ डिफ्यूजन निकालना है। तो आर ए के लिए क्या हो जाएगा, 1/√DA डिवाइडेड बाई 1/√DB। ओके, तो इसे मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, √D/√DA। ओके, तो यहाँ पे एक रूल बन, एक फॉर्मूला तैयार हो गया कि रेट ऑफ डिफ्यूजन जब डेंसिटी दिया हो तो रेट ऑफ डिफ्यूजन कैसे निकालेंगे दो गैस का। ठीक है, तो यहाँ पे √D/, जब कोई गैस दिया हो, यह जस्ट अपोजिट है। जब रेट ए का डिफ्यूजन दिया हो, जब रेट ए का डेंसिटी, जब रेट गैस ए का डेंसिटी दिया हो, ठीक है, और गैस बी का डेंसिटी दिया हो, तो गैस ए का डेंसिटी को डायरेक्टली इन्वर्स रूल के अनुसार रखेंगे। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे रखा है। ठीक है, और डिवाइड करना है तो डिवाइड कर दिए, और फिर तो इससे फॉर्मूला ये रेडी हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ए अपॉन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ बी इक्वल्स टू √अंडर डेंसिटी ऑफ बी अपॉन डेंसिटी ऑफ ए। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक फार्मूला रेडी हो चुका है। तो चलिए अब दूसरे फार्मूला को देख लेते हैं। उसी तरह इन दोनों को भी रख कर देखेंगे तो आ जाएगा। तो चलिए इन दोनों को भी रेट ऑफ डिफ्यूजन निकाल के देखते हैं। तो चलिए अब दूसरा रूल देखते हैं कि आखिर कैसे फार्मूला लिखा जाता है रेट ऑफ डिफ्यूजन का, रेशियो ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो उसी तरह गैस एक ए है और एक बी है। ठीक है, तो रेशियो ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या हो जाएगा, ए के लिए आर ए हो जाएगा अपॉन बी के लिए आर बी हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे इस रूल को यहाँ पे रखते हैं। तो आर ए के लिए क्या हो जाएगा, 1/√MA। ठीक है, और यहाँ पे डिवाइड देते हो, डिवाइड कर देते हैं, और 1/√MB। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, √MB/√MA। ठीक है, तो यहाँ पे रेट ऑफ डिफ्यूजन मास के द्वारा निकाला गया है। ठीक है, मोलर मास के द्वारा रेट ऑफ डिफ्यूजन यहाँ पे निकाल लिया। ठीक, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, आर ए, रेशियो ऑफ आर ए अपॉन आर बी, यानी कि रेशियो ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ आर ए, ए गैस एंड बी गैस इज √अंडर मोलर मास ऑफ बी अपॉन मोलर मास ऑफ ए। ओके, तो यहाँ पे दो फार्मूला मैंने बता दिया। और तीसरे फार्मूला इसी तरह निकाल सकते हैं। यहाँ पे हो जाएगा, तीसरे को जब रखेंगे, जब यहाँ पे P लगा देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तीसरा फार्मूला मैं यहीं पे लिख देता हूँ। ठीक है, तीसरा क्या हो जाएगा, PA/PB। ठीक है, यहाँ पे देख लिए 3 फार्मूला मैंने निकाल लिया। ठीक है, तो तीनों फार्मूला का एक साथ लिख लेते हैं कि कौन कौन से फार्मूला बने। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हम सभी ने 3 फार्मूला रेशियो ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन का निकाल लिए। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट फार्मूला क्या है, जब गैस का डेंसिटी दिया हो, दो गैस का डेंसिटी दिया हो, तो जस्ट इनवर्स, √अंडर जस्ट इनवर्स, यानी कि जब रेट ऑफ डिफ्यूजन का ए गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन लिखेंगे तो जस्ट उसके अपोजिट में √अंडर में रेट ऑफ डिफ्यूजन डेंसिटी ऑफ गैस ए लिखेंगे। ठीक है, उसी तरह बी का भी उसी तरह करें। यहाँ पे भी मोलर मास का भी उसी तरह फॉर्मूला है, और यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम है, यानी कि यहाँ पे क्या बताया गया है कि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P/√M। तो P/√M आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप सभी ने 3 फार्मूला देख लिया, रेशियो ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन कैसे निकाला जा सकता है। तो चलिए अब देखते हैं आगे के पॉइंट को। तो चलिए अब देखते हैं ग्राफ ऑफ ग्राम्स लॉ। ग्राम्स लॉ के ग्राफ को, ऑर्डर को देखते हैं, यानी कि ऑर्डर उसका कैसे आता है।
ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं प्रेशर और वेलोसिटी के बीच ग्राफ टाइम के अकॉर्डिंग बनाकर, और उसका ऑर्डर देखेंगे। तो ठीक है, तो चलिए देखते हैं ग्राफ को। ये ओरिजिन हो गया, ये प्रेशर हो गया, और ये वॉल्यूम हो गया। ठीक है, यहां पे ग्राफ कैसा बनता है प्रेशर और वॉल्यूम के बीच? कुछ इस तरीके से बनता है। ठीक है, ये मैंने 3 ग्राफ बना लिया है। ठीक है, तो इसमें ऑर्डर क्या बताना है? सबसे पहले नीचे वाले को मान लेता हूँ T1, उसके बाद T2, और सबसे ऊपर T3। ठीक है, सबसे ऊपर वाले को T3 मान लिया। ठीक है, तो इसमें ऑर्डर क्या बताना है कि ये कौन सा सबसे ज़्यादा आएगा। ये T टेम्परेचर डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो टेम्परेचर किसका सबसे ज़्यादा है और किसका सबसे कम होगा। ठीक है, तो टेम्परेचर का ऑर्डर यहाँ पे बताना है। तो टेम्परेचर का ऑर्डर कैसे निकालेंगे? यहाँ पे सबसे पहले हम सभी एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं प्रेशर के अकॉर्डिंग। ठीक है, और वॉल्यूम में भी। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या देख लिया कि सबसे बड़ा V1 का, मान लेते ये V1 है, ये V2 है, और ये V3, और ये प्रेशर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सभी ने क्या देख रहा है? हम सभी क्या देख रहे हैं कि V1 सबसे बड़ा है। क्या? कौन? V3। ठीक है, V3 कैसे? क्योंकि यहाँ पे देखिए V3 का यहाँ पे 1 है, मान लीजिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 3 4। ठीक है, तो सबसे बड़ा V3 होगा। ठीक है, उससे छोटा V2 होगा, और सबसे छोटा V1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो देख लिए कि यहाँ पे वॉल्यूम इस ऑर्डर में दिया हुआ है। ठीक है, तो टेम्परेचर का क्या होगा? तो वॉल्यूम के डायरेक्ट इन्वर्स होता है टेम्परेचर। ठीक है, मैंने पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि वॉल्यूम का इन्वर्स इनडायरेक्टली इन्वर्स टू टेम्परेचर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट अपोजिट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे T1 सबसे बड़ा हो जाएगा, T2 उससे छोटा, और सबसे छोटा T3 होगा। ठीक है, तो टेम्परेचर का ऑर्डर ये होगा। और यहाँ पे आप सभी देख भी सकते होंगे कि यहाँ पे T1 का लंबाई यहाँ पे ज़्यादा है, उससे छोटा T2 का है, और सबसे छोटा T3 का है। तो इस ऑर्डर से भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये ऑर्डर ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से आप टेम्परेचर का ऑर्डर निकाल सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं प्रेशर, इसके डिफरेंट ऑर्डर निकाल के देखते हैं, इसका अलग ऑर्डर। ठीक है, यहाँ पे तो टेम्परेचर का ऑर्डर निकाल लिया। अब प्रेशर का ऑर्डर निकाल के देखते हैं कि आखिर कैसे निकलता है। तो चलिए प्रेशर का ऑर्डर निकाल के देखते हैं। प्रेशर का ऑर्डर निकालने के लिए हम सभी को किसका ग्राफ बनाना होगा? वॉल्यूम और टेम्परेचर का। ठीक है, तो हम सभी वॉल्यूम और टेम्परेचर का ग्राफ बना लेते हैं। ये ओरिजिन हो गया, ये वॉल्यूम हो गया, और ये टेम्परेचर हो गया। तो वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच प्रेशर का ग्राफ कैसे बनता है? कुछ इस तरीके से ग्राफ बनता है। ठीक है, तो हम सभी यहाँ पे क्या देखेंगे? ये मान लीजिए P1 हो गया, ये P2 हो गया, और ये P3 हो गया। ठीक है, तो हम सभी प्रेशर का ऑर्डर देखेंगे कि प्रेशर का ऑर्डर कैसे निकाला जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम उसी तरीके से यहाँ पे भी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, फिर टेम्परेचर को अकॉर्डिंग मिला लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये मान लीजिए T1 हो गया, ये T2 हो गया, और ये
T3 हो गया, ठीक है। तो यहाँ T1 T2 T3 का ऑर्डर क्या हो जाएगा, सिंपल है, T1 सबसे छोटा, उससे बड़ा T2 और सबसे बड़ा T3, ठीक है। तो यहाँ पे आप सभी ने ऑर्डर देख लिया, टेम्परेचर का ऑर्डर यहाँ पे बता रहा है कि आखिर कैसे दिया हुआ टेम्परेचर का ऑर्डर। तो प्रेशर का ऑर्डर भी टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होता है, ठीक है। बट यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रेशर को यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये P1 है, तो P1 सबसे बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे आप सभी को इसके माध्यम से भी, ग्राफ के माध्यम से भी बता दूंगा, लेकिन ऑर्डर के हिसाब से मैं देख लेता हूँ। सबसे बड़ा P1 हो, तो यहाँ पे क्या होगा, P1 सबसे बड़ा होगा, उससे छोटा P2 होगा, उससे छोटा P3 होगा। ग्राफ में भी आप देख कर बता सकते हैं कि आसानी से देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ा P1 है, ठीक है, उससे छोटा हो रहा है P2 और सबसे छोटा P3, तो उस ऑर्डर से भी निकाल सकते हैं। इसी तरह हम सभी देखेंगे कि अब प्रेशर और टेम्परेचर के बीच वॉल्यूम का ग्राफ बनाकर उसका ऑर्डर देखते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं वॉल्यूम का ऑर्डर आखिर कैसे बनता है। तो चलिए अब देखते हैं वॉल्यूम का आखिर ऑर्डर कैसे बने। तो यहाँ पे मैंने पिछले ग्राफ में क्या बताया, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच मैंने ऑर्डर क्या बताया था, T1 सबसे बड़ा हो जाएगा, ठीक, सॉरी T1 सबसे छोटा हो जाएगा, उससे बड़ा T2 और सबसे बड़ा T3, ठीक है, इस ऑर्डर में होगा। तो यहाँ पे भी जस्ट वैसे ही ग्राफ बनेगा। यहाँ पे क्या होगा, V1 सबसे बड़ा V1, उससे छोटा V2 और सबसे छोटा V3, ठीक है। जस्ट प्रेशर के ऑर्डर, प्रेशर जैसे ऑर्डर बनाता था उसी तरह इसमें भी ऑर्डर बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम सभी ने देख लिए ग्राफ ऑफ ग्राहम्स लॉ को, ठीक है, पूरे अच्छे तरीके से देख लिए आखिर कैसे ग्राफ बनता है डिफरेंट। इस तरीके के क्वेश्चन आप सभी को जरूर मिलेंगे मॉड्यूल, जब आप कोई क्वेश्चन NCERT या कुछ और बुक ट्राई कर रहे होंगे, तो इस तरीके के क्वेश्चन आप सभी को 1-2 जरूर मिल जाएंगे, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। डिफरेंट मॉलिक्यूलर स्पीड को देखेंगे अगले वीडियो में। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, और वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा ताकि आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आए। मिलते हैं अगले वीडियो में, नोट्स जरूर बनाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।